अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन। आज जिन मौज़ूआत पर बात करने जा रहे हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। 5 अगस्त के बाद 14 अगस्त एहतजाज का खेल फिर शुरू, अंजाम क्या होगा? ब्यूरोक्रेसी बमुकाबला सियासतदान, अंदरूनी कहानी आ गई, ऊंट किस करवट बैठेगा? हुकूमती मशीनरी हुकूमत के कंट्रोल से बाहर, ब्यूरोक्रेसी 2000 अरब की करप्शन में मुलव्वस, केस बनेंगे, सजाएं होंगी। पहली लिस्ट में 500 नाम, कौन कौन सा ब्यूरोक्रेट शामिल? ट्रंप का भारत पर 50% टैरिफ, मोदी की उम्मीदें रूस और चीन। मोदी का दौरा चीन, पाक चीन ताल्लुकात पर क्या असर पड़ेगा? फील्ड मार्शल का दूसरा दौरा अमरीका, ईरान अमरीका मुज़ाकरात कामयाब। नाज़रीन, इन्हीं मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं और सबसे पहले आपका तारुफ करवाते चलते हैं। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सलमान आबिद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, और हमें अज़हर सिद्दीक एडवोकेट भी ज्वाइन कर रहे हैं जो कि माहिर क़ानून हैं और रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे उस एहतजाज की कॉल की जो कि दोबारा दी गई है। तहरीक इंसाफ 5 अगस्त के एहतजाज को कामयाब करार दे रही है, जबकि बानी ने भी कामयाब एहतजाज की मुबारकबाद दी है। दूसरी तरफ हुकूमत उसे नाकाम एहतजाज करार दे रही है। तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त के बाद 14 अगस्त एक बार फिर एहतजाज की कॉल दी। क्या तहरीक इंसाफ ऐसी एहतजाज की हिकमत अमली पर हुकूमत को दबाव में डालती रहेगी? जबकि आज पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर की नशिस्त को खाली करार दे दिया गया है। क्या हुकूमत की जानिब से अपोजिशन को यूं दीवार से लगाना बेहतर सियासी हिकमत अमली है? तो सबसे पहले सलीम बुखारी साहब, इस पर मैं चाहूँगी कि आपसे बात कर लें। आप मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है कि इस तरह अहम ओहदों से अपोजिशन को हटा दिया जाना, क्या ये एक दुरुस्त हिकमत अमली है? और हुकूमत की जानिब से अगर ये रवैया इख्तियार किया जा रहा है तो क्या ये होना चाहिए? थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम में याद किया मुझे। गुजारिश ये है कि हम ओवरऑल पिक्चर को जब तक एनालाइज नहीं करेंगे हम किसी नतीजे पर पहुंच नहीं सकते हैं, इसलिए कि ये जो एहतजाज की कॉल है जो 14 अगस्त ले दी गई, पहली बात तो ये है कि द सिलेक्शन ऑफ डेट इज़ वेरी बैड। ये 14 अगस्त आज़ादी का दिन है, उस दिन क्या होगा, लोग तराने गाएंगे या एहतजाज करेंगे, ये किसी की समझ में नहीं आता है। लेकिन अभी तक पीटीआई की लीडरशिप ने इसकी असेसमेंट ही नहीं की है कि पिछली कोई 12 दफ़ा के जो एहतजाज की कॉलें थी वो फ्लॉप क्यों हुई हैं। 2-3 उसकी अपेरेंट वजह हैं जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो यह है कि पार्टी के अंदर जिस किस्म की धड़ेबंदी है, जिस किस्म का इंतशार है, उसके लिए किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। ये बानी के लिए मेरे ख्याल से सबसे टॉप प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो धड़े बन गए हैं पार्टी के अंदर, इनको वो ख़त्म करें। दूसरी सबसे अहम वजह यह है कि जो पार्टी के लीडर्स हैं, जो एमएनएज़ हैं, जो सेनेटर्स हैं, जो एमपीएज़ हैं, उनका अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से टोटल डिस्कनेक्ट है। उन्होंने या पूरे अरसे में एहतजाजात किए हैं या उन्होंने बानी को राज़ी करने के लिए या खुश करने के लिए बयानात जारी किए हैं। जब तक कनेक्ट ग्रास रूट लेवल पर नहीं होगा, लोग बाहर नहीं निकलेंगे। ये सिर्फ पीटीआई के साथ नहीं हुआ है, इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पंजाब की सबसे कामयाब तरीन पार्टी थी, 3 दफ़ा यहाँ से अक्सरियत लेके उन्होंने हुकूमत बनाई। फिर क्या हुआ पीपल्स पार्टी के साथ? इसलिए कि उसकी लीडरशिप का ग्रास रूट लेवल पर वर्कर से डिस्कनेक्ट था। तो ये एक ऐसा पैटर्न है जिसके लिए किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है समझने की। अब आज ये जनाब जो कुछ पार्लियामेंट में हो रहा है, जो कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस हो रही हैं, चाहे वो लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब असम्बली में है, चाहे नेशनल असम्बली में है, चाहे सेनेट में है, एक बात याद रखिए, इलेक्शन कमीशन को ब्लेम करना बिल्कुल बेमानी बात है। अच्छा, इसलिए कि अगर अदालतों से सज़ा होगी और वो सज़ा थ्रू द स्पीकर और अदरवाइज कम्युनिकेट होगी इलेक्शन कमीशन के पास, उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्शन कमीशन इज बाउंड टू डिक्लेयर दीज सीट्स वेकेंट। लिहाजा होना क्या चाहिए, आप अपने केसेस को अदालतों में कंटेस्ट करें। एक वतीरा है, या तो डेट्स लेते रहेंगे या पेश नहीं होंगे, जिसकी वजह से डिले भी हुआ, और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि 4 महीने के अंदर अंदर तमाम पेंडिंग केसेस का फैसला करें, तो फिर इसी रफ्तार से फैसले आएंगे ना। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त पीटीआई की लीडरशिप को ख़ास तौर से बानी को मेरे ख्याल से पूरी सूरत हाल को रीअसेस करने की ज़रूरत है। कभी आप कहते हैं हम बात करेंगे तो ताकतवर तबके से करेंगे, हाँ जी, तो स्ट्रेटजीज बनाने के लिए एक ऐसी पार्टी जो बहुत पॉपुलर पार्टी, कोई दो राय इसके बारे में नहीं है,
आज भी अगर हुकूमत फेयर एंड फेयर इलेक्शन कराएगी तो पीटीआई जीतेगी, लेकिन ये वोटर है, वोटर खड़ा है आज भी इमरान खान के साथ, वर्कर्स नहीं है। वर्कर्स के लिए ग्रास रूट लेवल पर पूरी लीडरशिप को पीछे आना पड़ेगा टू हैव ए कनेक्ट विद द पीपल। सलीम बुखारी साहब, लेकिन मैं देख रही हूँ अजहर साहब मुस्कुरा भी रहे हैं। बात यह है कि मुस्कुराने की वजह अगर हमसे भी शेयर कर लें, क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि पार्टी नाअहल हो रही है, अवामी ताकत की अगर आप बात करें तो लोग निकल नहीं रहे हैं। ये मेरा कहना नहीं है बल्कि हुकूमत ऐसा कह रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत शुक्रिया। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, असल में मैं वकील भी हूँ, केसों में गया भी हूँ, केसों में क्या कुछ हुआ हम मीडिया पे बैठ के तो हेर से कह सकते हैं, क्या असराइयाँ कर सकते हैं, लेकिन फाइल जो है ना वो बहुत कुछ बताती है। यानी ये अगर नाकाम था तो हजारों लोगों के अगेंस्ट एफआईआर करना और कोई हजारों लोगों को पकड़ना इस बात का सबूत है कि ये कामयाब एहतजाज था। इमरान खान साहब का नाम तो ले नहीं सकते, बानी का नाम लिया जाता है, यानी वो कौन सी पाबंदी है? अगर आप आज़ाद और खुद मुख्तार हैं, अगर आप पे अगर कानूनी तौर पर कोई कदगन नहीं है, लेकिन यहाँ जो समझने वाली बात है ना, पहले तो ये समझे कि ये समझ रहे थे कि 5 अगस्त को निकलेगा ही कोई नहीं, और जितना जुल्म और ज्यादती बताई जा रही है ना, ये अगर फर्ज करें पार्टी के अंदर कोई डिफरेंसेस है, क्या किसी ने आके कहा कि 5 अगस्त का एहतजाज नहीं करना? सवाल तो एहतजाज, क्वेश्चन तो ये होता है जब डिफरेंसेस इस तरह हो, वो अंदर के अंदर कोई होंगे अपने तौर पर, वो हैं, चले मान ले हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन है कि सारों ने निकलना था। आप अंदाजा लगाएं कि आप नेशनल असेंबली से निकल नहीं सके। यहां देखें, अभी नजरबंदी के ऑर्डर्स, मैं बड़ी जबरदस्त बात बताऊं, कोई 15,000 नजरबंदी के ऑर्डर आज तक तारीख में पाकिस्तान में जारी नहीं हुए। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरे पास रिकॉर्ड पूरा मौजूद है, मैंने इसको चैलेंज किया। 7 नवंबर को अदालत ने सस्पेंड कर दिया, और उस 7 नवंबर से लेकर 25 जून तक जो कुछ भी होना होता रहे, कोई नजरबंदी के ऑर्डर जारी हुए, वो तो हाईकोर्ट को कहा कि जनाब चले वो आप इसमें तरमीम कर दें, अपील का राइट दे दें, ट्रांसपेरेंसी बना दें। अगर डिटेंशन ऑर्डर, आज भी डिटेंशन ऑर्डर देख ले, मैंने अभी आज तक कोई 100 के करीब डिटेंशन ऑर्डर मेरे तक शेयर हुए हैं, उनको चैलेंज कर रहे हैं। अपनी 144 का निफाज लगा लेना। लोग अब जितने लोगों को गिरफ्तार किया, 144 सबकी पर्चे डिस्चार्ज हो गए। तो ये जो कहना है ना कि हम बैठकर खुदा रहा हमें वो बात, अब आए अदालती बातों की तरफ। अदालतों में तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या वकला का हमारी तरफ से कोई अगर एक भी यानी इस हवाले से हो कि हमने डिले किया है, डिले आपको पता है 2-2 साल तो चालान पेश नहीं किए, या 1.5 साल चालान पेश नहीं किए, वो हुकूमत वक्त ने सप्लीमेंट्री चालान, ये सबूत से बातें कर रहा हूं मैं आपको। अच्छा। लोगों को पकड़ना धकड़ना, यानी 1.5 साल तक तो गिरफ्तारियां चलती रही। अच्छा, आपके पास इंतजार कीजिएगा, सलीम बुखारी साहब शायद इख्तलाफ कर रहे हैं। जी, मैं 2 बातें अर्ज करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि नाम पर पाबंदी लगने की का जिक्र उन्होंने किया, लेकिन वो ये भूल गए कि नवाज शरीफ का नाम लेने पर भी पाबंदी उन्हीं के दौर में लगी थी जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे। दूसरी बात यह है कि जब तक, सुन लें ज़रा, जब तक आप बानी को जाके ये कहते रहेंगे कि 5 अगस्त को इंसानी सरों का समुंदर था पूरे पाकिस्तान में, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ये आप लोग उनके साथ कोई भलाई नहीं कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब का ये स्टेटमेंट कि जी पूरे मुल्क में सिर्फ इंसानी सर निकले थे, ये कह के आप किसको हुडविंग कर रहे हैं? यू कैन नॉट फूल एनीबडी, बिकॉज टीवी की स्क्रीन जो है वो सबके लिए खुली थी, सोशल मीडिया खुला हुआ था, तो इसलिए मेरे ख्याल से ऐसी बात करनी चाहिए। अच्छा। जो करीने क्या जरूर। मैं आप दोनों से माजरत खाऊं, लेकिन शहजाद भट्ट साहब से भी कुछ पूछना है। अजहर साहब आपकी तरफ वापस आऊंगी। भट्ट साहब, आप मुझे ये बताएं, जिसलिए एहतजाज किया गया था, क्या वो हासिल हो नहीं सका जो 14 अगस्त की तारीख दोबारा दी है? देखें, काबिल एहतराम मुनीज़े, सबसे पहले तो 2 लाइनों में ये कहा जा सकता है कि एहतजाज जो है वो KPK में जो गंडापुर ने लीड किया है, शवाबी वाली जो बात है, वहाँ पर कुछ अफराद नज़र आए। रही बात पंजाब वाली, तो ईमानदारी से पंजाब में उस तरह अफराद इस तरह जिस तरह आने चाहिए थे नज़र, वो नज़र नहीं है। अब जो भाई बात कर रहे हैं कि डिटेंशन आर्डर 100 का आ गया, लोगों की गिरफ्तारियाँ हो गई हैं, ये सारी बातें हो गई हैं, तो यार सियासत में तो अजहर सिद्दीक भाई आप सीनियर मोस्ट आदमी हैं, ये गिरफ्तारियां होती हैं और लोग निकलते हैं, सड़कों पे एहतजाज करते हैं, ये तो उनका हक है। और दूसरी बात मेरी ये है कि अब मैं आपको खबर देता हूं। फिर खबर ये है कि 14 अगस्त को फेस सेविंग के लिए जो जलसे जुलूस निकल रहे होंगे, उनमें PTI के चंद अफराद आएंगे, वो झंडे लेकर आएंगे, तस्वीर बनाएंगे और फिर उसी तरह इमरान खान को बेवकूफ़ बनाएंगे। मुझे दुख है इमरान खान पर, जिस तरह इमरान खान को आजकल बुखारी साहब ने फरमाया बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि सर जी सारी सर बंदे ही बंदे। बिल्कुल झूठ है ये,
कोई बंदा नहीं निकला, वो बेचारा जेल में बैठा हुआ है, एक्सरसाइज कर रहा है, उसको क्या पता कि बाहर क्या हो रहा है। ये जो बाइतमाद दोस्त है, यही जाके जो बात करेंगे बताएंगे, उससे वो ट्रस्ट करके उसने क्या दिया, मुबारक हो कामयाब हो गया, उस पर कोई दुख नहीं। लेकिन सच ये है उसको मिसगाइड किया जा रहा है। और अब दूसर जो है वो 14 अगस्त को होगी, लोगों की रैलियों में मुनीजे लोग शामिल होंगे और वहां फुटेजें बनेंगी, वो फुटेजें अपलोड कर देंगे। सलमान आबिद साहब, आप मुझे बताएं, क्या ये बात सच है कि बेवकूफ बनाया जा रहा है बानी तहरीक इंसाफ को, और ये बेवकूफ बनाने की वजह से ही अभी तक ये उनकी जो नजरबंदी या हिरासत में रहने का मामला इतना तवील होता जा रहा है? देखिए, उनकी जो नज़रबंदी है उसका ताल्लुक कोई एहतजाजी सियासत से तो नहीं है, उसकी तो कोई और वजूहात और सियासी वजूहात हैं। दूसरी बात यह है कि पीटीआई जो है जिसने तहरीक चलानी है, अगर तहरीक चलाने का होमवर्क किए बगैर मैदान में उतरेगी तो इसी तरह के नताइज मिलेंगे ना जो इस वक्त नज़र आ रहे हैं। यानी आप देखिए कि पार्टी के अंदर एक तकसीम मौजूद है, और तकसीम यह है कि हमें तहरीक चलानी है या नहीं चलानी है, हमें हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने हैं या नहीं करने हैं। अब इसमें पार्टी तकसीम है, और ये जो पार्टी का जो मौजूदा क़यादत है वो तो बड़ी नाहिल साबित हुई है। ना वो बानी पीटीआई के लिए कुछ कर सकी है, ना वो पीटीआई के लिए कुछ कर सकी है, बल्कि उसने तंजीमी इख्तलाफात को और ज़्यादा उसमें शिद्दत पैदा कर दी है। तो एक तो पीटीआई का अपना अंदरूनी बुरहान है, और इमरान खान साहब जो हैं या बानी पीटीआई साहब हैं, उनको बहुत से मामलात के बारे में नहीं पता होता। जो जाता है वो अपनी कहानी सुना देता है, वो उसको मान लेते हैं, और उनके पास ऑप्शन भी कोई नहीं है क्योंकि वो खुद तो ग्राउंड में नहीं है। तो इसलिए ये एक प्रॉब्लम तो पीटीआई के साथ चला आ रहा है। अब मुझे एक प्रॉब्लम ये लग रहा है कि आप 5 अगस्त की तहरीक को देखें और उसके बाद फिर आप 14 अगस्त की तहरीक का ऐलान कर दें। जैसे सलीम बुखारी साहब ने कहा कि डेट पे तो मुझे भी बहुत एतराज़ है, 14 अगस्त को क्या एहतजाजी तहरीक होगी। लेकिन अब सवाल यह है कि फिर अगर क्या शो होगा, इसी तरह का शो करना है जैसे आपने 5 अगस्त को किया, तो इससे हुकूमत के ऊपर क्या बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, हुकूमत पे क्या बड़ा दबाव पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि देखिए, एक बात यह देखिए, अपोजिशन होती है, अगर आपने उसको पार्लिमानी सियासत से निकालना है, कौमी असम्बली से निकालना है, सेनेट से निकालना है, फला से निकालना है, तो फिर ये निज़ाम नहीं चल सकेगा। आपको अपोजिशन के वजूद को भी तस्लीम करना पड़ेगा, और ये जो 10-10 बरस की सजाएं दी जा रही हैं, इससे भी पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत आगे नहीं बढ़ सकेगी। ठीक है सलमान आबिद साहब, लेकिन मैं जाते जाते कहना चाहूँगी कि इसके बाद जो तारीख आ रही है, अब देखना है इसके बाद भी कोई तारीख आती है या नहीं। लेकिन एक ब्रेक पर चलते हैं, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिबेट ओपन करेंगे, और ब्यूरोक्रेसी के हवाले से जो हमें बाज़ सुनाई दे रही है उस पर बात करेंगे। आप साथ रहिए। तो जनाब, ब्यूरोक्रेसी बमुकाबला सियासतदान, यही इस वक्त हम मंजरनामा देख रहे हैं, और इसकी अंदरूनी कहानी सामने आ गई है, जिसकी तफसील कुछ इस तरह से है कि ख्वाजा आसिफ की जानिब से एक्स पोस्ट पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि पाकिस्तान की आधे से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टीज़ खरीद चुकी है और शहरियत लेने की तैयारियाँ कर रही है। सवाल ये पैदा होता है कि ख्वाजा साहब किस रिपोर्ट की बुनियाद पर यह कह रहे हैं, जबकि ख्वाजा साहब की अपनी जमात गुज़श्ता 3 सालों से इक़्तिदार में है। क्या उनकी हुकूमत ने ऐसी कोई कानून साजी नहीं की जिससे कि पैसे बाहर मुंतकिल किए जाने पर रोकथाम की जा सके, और ब्यूरोक्रेट्स चेक एंड बैलेंस भी उन पर रखा जा सके? क्या इस तरह के अभी तक कोई इनिशिएटिव्स नहीं लिए गए? तो इसी पर बात कर लेते हैं। शहजाद भट्ट साहब, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि वजूहात क्या हैं? ख्वाजा आसिफ ने अगर ये स्टेटमेंट दिया है तो क्या रीजंस है? कोई कहीं पर कोई मसला पैदा हुआ है, क्या हुआ है? देखिए मुनीज़े, ये बड़ी उलझी हुई कहानी है, लेकिन जलेबी की तरह सीधी भी है। अगर आप ज़रा गौर करें, एक नाम मैं आपको आज बता देता हूँ, इकबाल संघेरा। इकबाल संघेरा इस वक्त एंटी करप्शन लाहौर में गिरफ्तार है, और पैसे और गाड़ियाँ और रकम बरामद करवा चुके हैं। ये ADCR थे, और ख्वाजा आसिफ मुबैना तौर पर कहा जा सकता है कि ये ख्वाजा आसिफ साहब की आंख के तारे भी है, और उनके दौर में ये बंदा एंटी करप्शन गिरफ्तार। असल में एक हाउसिंग सोसाइटी जिसने इल्ज़ाम लगाया था कि इकबाल संघेरा साहब 18 करोड़ रुपए की करप्शन की, और उनको सोसाइटी भी उनके नाम नहीं की, लंबी कहानी है। बिल आखिर वो शख्स गिरफ्तार हो गया। अब जब वो शख्स गिरफ्तार होता है तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये अब जब उसने गाड़ियां बरामद कर दी, पैसे बरामद कर दे, तो ख्वाजा साहब को ये करप्शन की याद ताज़ा कैसे हो गई कि ब्यूरोक्रेट जो है वो बहुत करप्ट हैं, एकदम याद कैसी आ गई। दूसरी साइड पे अगर आप गौर करें तो एक और शख्स, बहुत कदावर शख्स, माफिया का डॉन, बड़ा आदमी, मलक रियाज। अब कहानी कुछ ही आ रही। आज देखे ना, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से बड़ी अहम मुलाकात हुई है ख्वाजा आसिफ साहब की। मेरा ख्याल है कि उसने, ख्वाजा आसिफ साहब काबिल एहतराम ने कुछ गिले शिकवे किए हैं कि इस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी है वो हमारे हाथ से बाहर निकलती जा रही है, और जो इस वक्त करप्शन है
वो बिना तहकीक के लोगों को उठाया जा रहा है, पाबंद सलासिल किया जा रहा है, जिसमें ये भी मुबैना तौर पर एक शख्स उठाया गया है। यहां से आकर के इख्तलाफ जो मुनीज़े वो मेरा ख्याल है मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, अजहर सदीक साहब, आप मुझे बताएं कि ट्वीट आपकी नज़र से भी गुजरी होगी और एक शख्सियत का जिक्र किया है और बताया कि अरबा रुपए उन्होंने भी सलामियों में वसूल किए हुए हैं। आपके दौर में भी ये सब होता था क्या? मैं तो वैसे ही जरा मजाक कर दूं, आपको अंदाजा नहीं कि 3.5 साल इस मुल्क में करप्शन ही कोई हुई। जो तबाही और बर्बादी इस निज़ाम की ये 3.5 साल ने की है, माँ सिवाय इमरान खान के तोशा खाना के अलावा बता दें कौन से केसेस है। यानी अब ये जो कहानी है, मैं ये थोड़ा बता रहा हूँ, आपने शायद मालिक का प्रोग्राम नहीं देखा, वहां 2000 अरब की बात की है अंसार अब्बासी साहब ने। एक और ये बात गलत नहीं कर रहे हैं, यानी मैं तो खुद हो गया हूँ यूके के अंदर, मैं देख आया हूँ कि क्या क्या प्रॉपर्टी है, कोई रिटायर्ड एसएचओ है उसकी प्रॉपर्टियां करोड़। और ये जो असल बात है, ये पुर्तगाल नहीं है, ये बाकू, अजरबैजान यार, और इनके अलावा बहुत सी जगहों के ऊपर। और ये अभी तो जाहिद कशकोरी ने तो एग्जैक्ट तादाद भी बता दी है कि 56,000 के करीब लोग हैं, उसमें 782 ब्यूरोक्रेट का जिक्र कर रहे हैं वो। और आपको पता है, छोड़े हम करप्शन का क्या करना है, नैब आपने तबाह बर्बाद कर दिया, एंटी करप्शन खत्म कर दिया, पुलिस सियासी होगी, सीसीटीवी बना दिया यहाँ पर। यहाँ इस मुल्क के अंदर अजहर सदीक साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, जाहिद कशकोरी की बात कर रहे हैं, मालिक की बात कर रहे हैं, ये आई कहां से? अजहर सदीक साहब, अगर मुझे सुन रहे हैं तो आप, और ये देखें, Are you with me or not? आप कर लीजिएगा, आप कर लीजिएगा, मैं गुफ्तगू कर लूं तो जवाब दे लीजिएगा। मैं तो सिर्फ आपसे, आप ही बात करेंगे, मैं तो सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि ये कोई एफआईए की, मुकम्मल करें, सुन रहे किस एफआईए की बात कर रहे हैं, किस एंटी करप्शन की बात कर रहे हैं, किस नैब की बात कर रहे हैं, किस पुलिस की बात कर रहे हैं, शायद ताहिर खुर्शीद की बात कर रहे हैं। 3 साल में जो तबाही और बर्बादी इस निजाम ने की है, इस मुल्क की जो तबाही की है, बता दें कितने बड़े बड़े केस हैं, कितने बड़े बड़े माफियाज पकड़े हैं आपने। यानी 3.5 साल में करप्शन खत्म हो गई इस मुल्क के अंदर। अब तो अगर ख्वाजा आसम ने अगर बात ये छेड़ी है तो परेशान होने की क्या जरूरत है हम सबको। इससे पहले आया नहीं, दुबई के अंदर प्रॉपर्टीज की डिटेल नहीं आई, पनामा में डिटेल आई थी, क्या किया आज तक, कितने लोगों के खिलाफ केसेस थे, बताए ना सही, चले हमने नहीं किया। 3.5 साल के अंदर बता दें कि सिर्फ इमरान खान के अलावा हम सीरियस नहीं है, खुदारा इस मुल्क को इस जगह ले गए हैं, कर्जे आपके कहां चले गए हैं। और जरा सुनिएगा, मुझे ये बताएं, बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, डॉलर आपको बताएं मुफ्त मिल रहा है, यहाँ पर तो आपको महंगाई मुफ्त मिल रही है। अजहर सदीक साहब, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि माजी में जो हुआ चलो उस पर मट्टी पाओ, वो सब चीजें भी हमारे सामने। भट्ट साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, भट्ट साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। इंतहाई काबिल एहतराम मेरे बड़े भाई ख्वाजा अजहर सदीक भाई, मैं तो ना आपसे लड़ रहा हूं ना लड़ने की जुर्रत कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ आपसे ये सिर्फ अर्ज कर रहा हूं कि हम तनकीद बराए तनकीद करते जाएंगे ना तो फिर प्रोग्राम का मजा नहीं रहेगा। मैंने तो आपसे सिर्फ एक सवाल, और बात तो सुन ले, 3 साल में करप्शन नहीं हुई, और बात तो बात तो सुन ले अजहर भाई, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपने मालिक भाई का नाम ले लिया, बहुत बड़ा जर्नलिस्ट, आपने जाहिद कशकोरी का नाम लिया, बहुत बड़ा जर्नलिस्ट, और यार कोई नेपरा ने, कोई एफआईए ने, कोई नैब ने ये 2000 करप्शन वाली जो बात की है, ये कहां से आई है? और टंकी रही है, खुद ही बैठ के लिख लिया है, कहां से आई है ये बात आपके पास? भट्ट साहब ठहर जाइए, अजहर साहब आप भी रुक जाइए, मुझे सलीम बुखारी साहब को शामिल करने दें। अजहर साहब 1 मिनट ठहरें, अजहर साहब रुक जाइए, बात सुनिए। सलीम बुखारी साहब, आप मुझे ये बता दें, आज जो मुलाकात हुई है नवाज शरीफ की, ख्वाजा आसिफ की, ये कोई फिक्रमंदी की बात है? अंदर से क्या निकलने वाला, क्या ये सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स ही हैं? मैं इसके ऊपर आता हूँ, अगर आप मुझे आधा मिनट दे दें। ले लें सर आप प्लीज। अजहर सदीक साहब, गुजारिश ये है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस 3.5 साल में कोई बड़ा मुकदमा सामने नहीं आया है, लेकिन ज़रा अपने 4.25 साल की तरफ और KPK में अगर आप अपने 12 साल की तरफ पलट के देखें तो ऐसे ऐसे मेगा स्कैंडल्स हैं। बुजदार के दौर में जिस तरीके से लूट सेल और जुमा बाजार लगा हुआ था अपॉइंटमेंट्स के ऊपर, और फराह गोगी ने जो सब कुछ किया, वो सब कुछ इस वक्त याद करने का फायदा कोई नहीं है। मैं सिर्फ आपको हवाले के तौर पे बता, फिर सुन लेना, आप दूसरे की बातें नहीं सुनते, आप दूसरे की बात। मैं हेर से बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ वो बताएं, नैब का केस उस्मान बुज़दार के खिलाफ 100 केस फाइल कर दिए, कोई अपना मेगा करप्शन के केस आ गए, आप 3.5 साल हुकूमती कर देते, रगड़ देते उल्टा इनको। यानी जुबानी बातें छोड़े, मैं जो ये कह रहा हूं बताएं केस क्या है, आपकी बात वो बताएं, आप रुक जाइए ना। अब यार एक कोस्तान स्कैंडल जो वहाँ की वो जंगला बस जिसको ये कहते थे, जो पेशावर में बनाई थी BRT, उसके हवाले से खुद डोनर एजेंसी कह रही है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ अरब बैंक करप्शन। ये बहस नहीं है, ये बहस नहीं है, मुझे बात तो कर लेने। गुजारिश ये है, ये जो ख्वाजा आसिफ साहब वाली कहानी है, हमने एक इस्तेलाह सुनी थी आधा सच।
ये ख्वाजा साहब ने क्वार्टर सच बोला है। ये हाँ मैं एक जी। नई इस्तेलाह आपको दे रहा हूँ। हाँ जी। इसलिए कि ब्यूरोक्रेट्स का नाम तो ले दिया बिल्कुल आपने, और बाकियों के मतलब क्या ख्याल है? मुझे ज़रा उस सियासतदान का नाम बताएं बड़े का जिसकी अजबर रोड के ऊपर या लंदन में या अमेरिका के अंदर प्रॉपर्टीज़ नहीं है। तो एक तो ख्वाजा साहब को पूरा सच बोलना चाहिए था। दूसरा जो उनके सच का सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि इस वक्त हुकूमत कामयाबी से, जैसा कैसा कोट अन कोट कामयाबी से चल रही है, उसमें फैक्टर है ये कि ब्यूरोक्रेसी उनके लिए काम कर रही है। ख्वाजा आसिफ ने मेरे नज़दीक, उन्होंने ना अपनी हुकूमत के साथ कोई कमाल किया है ना अपनी पार्टी के साथ कोई कमाल किया है, और जनरल स्टेटमेंट है, स्पेसिफिक नहीं है। तो या तो स्पेसिफिक केसेस सामने लेके आए, फिर सबके सामने केसेस सामने लेके आए, तो आपको पता चलेगा इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करने वालों में है कौन कौन। अच्छा, जहाँ तक ये केसेस की बात कर रहे हैं तो 190 मिलियन पाउंड का केस भी तो है, अब्दुल कादर वाला केस भी तो है, घड़ी चोरी का केस भी तो सामने आया। सलीम बुखारी साहब, वो आपका वक्त मुकम्मल हो गया, लेकिन मैं आप वाला सवाल सलमान आबिद साहब आपकी तरफ ले आती हूँ। सर मुझे बताएं, आज जो मुलाकात हुई है नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ की, आने वाले वक्तों में ये कोई थोड़ी प्रॉब्लमैटिक मीटिंग तो नहीं है? कहीं कोई परेशानियां तो नहीं पैदा हो रही? जो है माशाल्लाह बड़ा शानदार टब्बर है। आप किस बातों पे पड़ गई है कि कोई मुश्किल पेश आएगी? ये सब एक दूसरे को सहूलतकार हैं। ख्वाजा आसिफ साहब किससे गिला कर रहे हैं? हुकूमत भी उनकी है, रियासत भी उनकी है, क्यों नहीं उन्होंने 3.5 साल के अंदर या उससे पहले की जो हुकूमत थी उसमें क्यों नहीं की ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिफॉर्म्स? जी। और ये क्या मजाक बना दिया कि आप ये कहें कि जी पाकिस्तान में करप्शन नहीं हुई है, भी शहजाद भट्ट साहब कह रहे हैं। और भाई हर दौर में करप्शन हुई है, किस दौर में करप्शन नहीं हुई? और पाकिस्तान की सियासत को जिसने गंदा किया है, जिसने करप्शन की है, बदनवानी की है, यहाँ कौन सा बेलाग एहतसाब हुआ है? आप करें ना बेलाग एहतसाब। जब भी आप एहतसाब का चूरन बेचते हैं उसको आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बुनियाद के ऊपर लेके चल पड़ते हैं। आपने कभी कोई कड़ा एहतसाब किया हो तो मुझे बताइए। इसलिए मैं ये नहीं कहता किसी एक हुकूमत की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान का सारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो है वो फॉल्ट लाइन पे खड़ा हुआ है। सारा जुडिशियल सिस्टम हमारा फॉल्ट लाइन पे खड़ा हुआ है। सारा पॉलिटिकल सिस्टम फॉल्ट लाइन पे खड़ा हुआ है। भाई यहाँ तो पाकिस्तान से बेतहाशा मनी लॉन्ड्रिंग हुई है चंद वर्षों के अंदर। किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है? जो ब्यूरोक्रेट्स के, जो आप मुझे बताएं ना, एक सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह क्या है और वो किस तरह से ये बड़े बड़े घर बना लेते हैं, किस तरह से अपने बच्चों को बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। कोई बताए, कोई करेगा एहतसाब? और कौन करेगा एहतसाब? इसलिए ये सारे सियासतदान ब्यूरोक्रेट आपस में मिलकर एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं। सहूलतकार है सर ये। इन्होंने करप्शन का क्या एहतसाब करना है? इन्होंने करप्शन का एहतसाब करना होता तो इस पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स होती, जुडिशियल रिफॉर्म्स होती, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होती, लीगल रिफॉर्म्स होती। कोई रिफॉर्म्स किए इन्होंने सिवाय रिफॉर्म्स इस बात की किया कि किस तरीके से इनकी दौलत बचती है, किस तरीके से इनके केसेस माफ होते हैं। जहां डील करनी होती है वहां डील करके अपने मुकदमात को खत्म करते हैं। जहां डील करनी होती है वहां अपनी मर्जी के जजेस लगा लेते हैं, अपनी मर्जी के बेंचेस बना लेते हैं, अपनी मर्जी का ये अपना जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ले आते हैं। अभी ख्वाजा आसिफ का भी शहजाद भट्ट साहब ने कहा कि नाराजगी पैदा हो गई। पाकिस्तान में कड़ा एहतसाब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में किसी सियासी हुकूमत ने नहीं किया। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली। अजहर साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं तो पहले फेर से पे चलता रहा ना। फराश शहजादी पे कितने इल्जाम लगे, उस्मान बुज़दार पे, BRT पे। मुझे बताएं कोई रेफरेंस फाइल किया? 3.5 साल में मां सिवाय टाइम खाना इनके पास आज भी है। मैं आज भी चैलेंज करता हूँ कि इमरान खान के दौर में अगर करप्शन हुई है तो भाई आपको रोका है किसी ने? करप्शन के केसेस फाइल करते, रेफरेंस फाइल करते और उल्टा लटका देते। वजह क्या है कि ये बयानिए बेचते रहे हैं। अब 3.5 साल के अंदर सबूत है इस बात का कि इन्होंने एक केस भी नहीं किया। इस वजह क्या है कि वो करप्शन अगर हो रही थी, वैसे तो थी नहीं, अगर हो रही थी तो आज के दौर में क्या हो रहा है? गंगा नैब जमुना की नहरें बह रही है, नैब बंद कर दिया, एंटी करप्शन में सियासी पोस्टें हो गई, पुलिस, FIA, कोई एक इदारा बता दें जो मेरिट पे चल रहा है। अगर आप वाकई चाहते हैं इस मुल्क को आगे लेके जाना, मैं एक तरह से नाउमीद हो गया हूं इस निजाम से। हमें बेवकूफ बनाया। हमें पहले आसिफ जरदारी साहब वो 10% का नाम मशहूर हुआ, फिर आया जी एवन फील्ड के अंदर, और आज तक मनी ट्रेल। आप यहाँ से अंदाजा लगाएं किस निजाम की बात कर रहे हैं। खुदा रहा ये जो चूरन बेचने वाली बातें हैं ना, ये आप तो कान पक गए हैं। हम तो समझ रहे हैं कि यहाँ बेसिकली आप इसको लीगलाइज कर दें। जो कर रहा है करप्शन करता रहे, चुप करके उसकी परसेंटेज कराए। इस तरह जो कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली के इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है? सलीम बुखारी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं मुख्तसरन ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जब तो साकवी, खोसवी, गुलजारी, बंदयाली अदालतें थी तो अदलिया बहुत कमाल की थी। कहने का मतलब ये है कि एक क्राइटेरियन रहना चाहिए हर वक्त। ये 2 मुख्तलिफ किश्तियों में सवारी के साथ कोई किसी नतीजे पर हम नहीं पहुंचेंगे। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हुकूमत ने नहीं कोई केस बनाया। हुकूमत अगर करप्शन कर रही है तो क्यों केस बनाएगी? आप बनाए ना। आपके लिए अदालतें खुली नहीं है कि ये देखें करप्शन हो रही है। किधर ला रहे हैं आप? कुछ नहीं ला रहे जी।
पुगारी साहब हम कैसे केस बनाए बताने चले, नैब में कंप्लेनेंट को आप बता दें नैब में कैसे केस बनाता है। चले आप ट्राई तो करें ना सर, आप जाए मैं कर चुका हूँ, दर्जनों दरखास्तें लिखी हैं, सारी वापस आ गए कि मेरा इख्तियार नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलता। अच्छा, देखिए आपने यकीनन की होगी लेकिन सब्सटेंशिएट नहीं कर पाए होंगे आप। ना जी ना, वो करना नहीं है सर, कानून खत्म कर दिया, जो सच्ची बात है। अजहर सिद्दीक साहब, मुझे एक ब्रेक पर जाना है और जाने से पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, हमें वक्त दिया। और बात यह है कि अभी जो ख्वाजा आसिफ ने जो ट्वीट किया है, इट इज़ द टिप ऑफ द आइसबर्ग। और ये सिर्फ सियासतदान इसमें सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स शामिल नहीं है, इसमें मजीद किस किस के नाम आ सकते हैं ये तो वक्त आने पर पता चलेगा और ये फिर एक और पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे, उस टीज़र की बात करेंगे जो अमरीकी सदर की जानिब से जारी किया गया है, क्योंकि फिल्म तो अभी आना बाकी है। फील्ड मार्शल का दूसरा दौरा अमेरिका और ट्रंप का भारत पर 50% टैरिफ। इस सेगमेंट में मैं आपको बता दूं कि भारत अमेरिका माशी ताल्लुकात शदीद मुश्किलात का शिकार दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात बेहतरी की तरफ गामज़न है। ट्रंप के इजाफी 25% टैरिफ से भारत की मईशत दबाव में है, लेकिन मोदी रूस के साथ तेल की डील खत्म करने को तैयार नहीं। क्या मोदी की ये पॉलिसी भारत को चौथी बड़ी मईशत के ओहदे से पीछे धकेल देगी, या मोदी चीन और रूस की तरफ मुंह कर लेंगे? और टैरिफ में कमी से पाकिस्तान की मईशत को कितना फायदा होगा? मैं चाहती हूं कि सलमान आबिद साहब आप इस पर जरा रोशनी डाल दें। देखिए, इस वक्त तो भारत जो है सियासी बुनियादों पर भी, सफारती बुनियादों पर भी और माशी बुनियादों पर भी एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। वो जो हम कहते थे ना कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर हिंदुस्तान है इस खित्ते के अंदर, वो तो अभी इस वक्त मलिया मेट होता नजर आ रहा है। और जिस तरह से अमेरिकी हुकूमत और अमेरिकी इंतजामिया और इंटरनेशनल दुनिया भारत पर तनकीद कर रही है, उसी वजह से अब वो दौरा चीन जो है ना मोदी का हो रहा है कि शायद एक मुतबादिल पॉलिसी इख्तियार कर ली जाए। इसमें अब एक जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हुई है वो ये है कि जो पाकिस्तान की अहमियत बहुत बढ़ गई है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी और रीजनल पॉलिटिक्स में भी। और जो हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं वो, और इस वक्त जो कोशिशें हो रही है सफारती तौर पे, इसमें देखें पाकिस्तान एक ब्रिज की पोजीशन पे आ गया है। यानी ईरान अमेरिका तनाज़े, पाकिस्तान का और जो कॉन्टेक्स्ट अफगानिस्तान के साथ जो कुछ है, भारत के साथ जो कुछ है, और अब बैलेंसिंग जो है ना वो पाकिस्तान के हाथ में आ गई है। अब मैं ये समझता हूं कि ये जो अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को मिली है, इस अपॉर्चुनिटी का पाकिस्तान को भरपूर तरीके से सियासी बुनियादों पर और सफारती बुनियादों पर फायदा उठाना चाहिए। और फायदा इसी तरीके से उठाएंगे कि हम एक जो ब्रिज बन रहा है उसके अंदर अपने लिए एक कनेक्टिविटी जोड़ें, क्योंकि जितनी कनेक्टिविटी जोड़ेंगे, और ये चाइना के साथ बैलेंसिंग करनी है, अमेरिका के साथ बैलेंसिंग करनी है, मिडल ईस्ट के साथ बैलेंसिंग करनी है, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने में पाकिस्तान बार बार पेशकश कर चुका है कि हम इसको ठीक करना चाहते हैं। रूस के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, ईरान के साथ जो पहले ताल्लुकात खराब थे अब वो काफी बेहतर हुए हैं, अफगानिस्तान के साथ कुछ अरसे पहले तक पाकिस्तान के हालात बहुत खराब थे, लेकिन अब एक नई डेवलपमेंट अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी हो रही है। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान इस वक्त भारत के मुकाबले में बहुत आगे खड़ा हुआ है, भारत के लिए मुश्किल बढ़ती जा रही है और इसी वजह से भारत के अंदर परेशानी बढ़ रही है। और खासतौर पर ये जो 50% टैरिफ है, इससे भारत की इकोनॉमी को बहुत बड़ा धचका लगेगा। अच्छा ठीक है, सलीम बुखारी साहब आप मुझे ये बताएं कि एक तरफ हमने देखा कि जब जंग बंदी का जिक्र हो रहा था तो भारत की तरफ से जो नैरेटिव अपनाया जा रहा था अमेरिका के खिलाफ, भारत बहुत ज़्यादा वोकल था, लेकिन अब इस मामले में उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही। जब एक तरफ टैरिफ बढ़ाई जा रहा है अमेरिका, तो भारत चुप करके बैठा हुआ है। रीज़न क्या हो सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये अमेरिका भारत के साथ ये सब कुछ क्यों कर रहा है। exactly. ये हमारे प्यार में नहीं है, एक तो हमें इस गलतफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए। उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। देखिए, न सिर्फ ये कि रूस को से तेल लेना तो बहाना है ना, रूस से तेल कौन नहीं ले रहा, खुद अमेरिका ले रहा है। तो बाकी तो छोड़ दें आप, असल वजह क्या है कि एक तो ये कि उनका ख्याल ये था कि जिस तरह हमने अपने सारे अंडे भारत की टोकरी में डाल दिए हैं तो भारत अब सिर्फ हमारे लिए है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जितनी एंटी अमेरिकन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं भारत उसका मेंबर है, चाहे वो ब्रिक्स है, चाहे वो शंघाई ऑर्गेनाइजेशन तंजीम है, ये हमारे सामने है। एक दूसरी बात ये है कि जो तासुर था कि हिंदुस्तान को चाइना के खिलाफ खड़ा करके एक बहुत बड़ी कुव्वत को जो साउथ एशिया में जो है वो डेवलप किया जाएगा, वो ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर होता नज़र नहीं आ रहा। आप रियलिस्टिकली एनालिसिस करें तो इंडिया और चीन के दरमियान जो टू वे तिजारत है $100 बिलियन की है। ये रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ। इसके बावजूद कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, इसके बावजूद कि तिब्बत के ऊपर बकौल भारतीयों के उन्होंने कब्जा किया हुआ है, बकौल भारतीयों के कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा डैम बनाया जा रहा है ताकि ब्रह्मपुत्रा का पानी रोक लिया जाए। इस सब कुछ के बावजूद हिंदुस्तान, जैसा सलमान आबिद ने कहा, बहुत मुश्किल में है।
जबान गुंग है। मोदी साहब की जबान जो चरचर चरचर चलती थी उससे लफ्ज नहीं निकल रहा। एक राहुल गांधी ने जो भुरकस निकाला है मोदी का, क्या क्या क्या, चाहे वो पार्लियामेंट है चाहे वो आउटसाइड है, एक लफ्ज वो बोल नहीं रहे हैं। जो आपने कहा कि वो चाइना जा रहे हैं, चाइना विल नेवर ट्रस्ट इंडिया एंड नेवर एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान, ये तारीख की बात है। अच्छा, अब आ जाइए, अब दौरा जो है हमारे से बुखारी साहब जाते जाते ये भी बताया ना कि उन्होंने ये भी कहा कि कहीं अडानी वाली डील ना खुल जाए। जो जाहिर है इसके ऊपर तो कोई ढके छुपे लफ्जों में नहीं कहा। उन्होंने कहा कि रशियन ऑयल डील जो है ये, इसके अंदर इतनी बड़ी मेगा करप्शन है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। हमारे आर्मी चीफ का लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए ये हम हमेशा ये पूछते हैं, जो खासतौर से जो क्रिटिकल लोग हैं, कि ये क्या दे के आए वहां से। किसी ने ये नहीं पूछा कि क्या लेके आए वहां से, क्या लेके आए। देखिए पहली बात तो ये कि अमेरिका ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के जरिए ये गारंटी हासिल की है कि ईरान इसराइल पर हमला नहीं करेगा। इसलिए कि जो हशर इसराइल का हुआ है उस हमले में, जो ईरान ने किया था, वो सारी दुनिया के सामने बिल्कुल वाज़ेह है। एक दूसरा ये कि रशिया को आइसोलेट करने के लिए अमेरिका के ट्रंप का ख्याल ये है कि चाइना के साथ ब्रिज बनाने के अंदर एक दफ़ा फिर हमारी मदद की जाएगी, जैसा कि हमने 1950s में किया था, जब यानी पाकिस्तान चीन के अमेरिका और चीन के ताल्लुकात कायम हुए थे। हैविंग सेड दैट, जो वो वहाँ जा रहे हैं इट्स ए प्रेस्टीज। कोई आर्मी जनरल मुझे बताइए दूसरी किसी फोर्स का जिसको बुला के 2 घंटे के लिए लंच पर ट्रंप साहब ने न सिर्फ मीटिंग की हो बल्कि उसके बाद ये कहा हो कि साउथ एशिया में ये सबसे बड़ा कदावर शख्स है। इज दैट राइट? किसी दुनिया की किसी हुक्मरान के इसकी 2 बुनियादी वजह, एक तो ये कि आपके दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त वैसे ही होता है, अगर आप इसको मुहावरती तौर पे भी देखें। सलीम बुखारी साहब, चाहे ना चाहे ये एशियन टाइगर पाकिस्तानी है, सबको इसी तरफ आना है। ये बन रहा है, ये भारत का डिफ़ॉल्ट है, उसकी वजह से बन रहा है। हमारा रियलिस्टिक स्टांस है, हमारी लीडरशिप की अप्रोच है टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो भारत हमें आइसोलेट करने चला था, आज वो आइसोलेटेड है। हम जहां जा रहे हैं हमें पजीराई मिल रही है। आई थिंक दिस इज अ मोमेंट टू सेलिब्रेट। एग्जैक्टली। और शहजाद भट्ट साहब, मैं चाहती हूँ आप बताएं, वैसे तो सलीम बुखारी साहब ने रोशनी डाली, लेकिन ये जो लेने और देने की बात हुई है, मजीद क्या लिया जा सकता है, और ईरान के हवाले से जो दौरा अमेरिका होगा फील्ड मार्शल का, वो कितना फेवरेबल हो सकता है? देखें काबिल एहतराम मुनीज़े, पहली बात तो आसान अल्फाज में हमें ये समझ लेना चाहिए कि 190 अरब डॉलर अमेरिका और भारत आपस में ट्रेड करता है। अब 190 अरब डॉलर अमेरिका और भारत के बाद अगर यही भारत की बात करें चाइना के साथ, तो 127 का फिगर अरब डॉलर का आता है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 19 अरब डॉलर की कर रहा है। कहाँ 19 अरब डॉलर, कहाँ 127 और कहाँ 190 अरब डॉलर। इसके बावजूद भी चाइना जो है वो अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर पाकिस्तान के साथ खड़ा है, 100% खड़ा है। अब देखिए जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है, आज ही आई है, उस पर भी जरा नजर दौड़ा लीजिएगा। उसमें उसने डेट दी है 17 जून की, जिस 17 जून में वो कह रहा है 45 मिनट की जो टेलीफोनिक गुफ्तगू मोदी और ट्रंप की है, उसमें बात तलखी से भी ऊपर चली गई, और ये 25 से 50% तक जो टैरिफ जा रहा है, ये भी उसकी सिलसिले की कड़ी है। अब आखिरी बात इसमें ये ले ले, अब मोदी जा रहा है चाइना, हमारा फील्ड मार्शल साहब जा रहे हैं, एक दौरा पहले भी किया, 2 माह के दौरान ये दूसरा दौरा, बहुत बड़ी बात है। इतना वक्त अमेरिकी सदर पहले मैंने नहीं देखा। सलीम बुखारी साहब को पता होगा कि इस तरह 2-2 दौरे, 2-2 माह में, एक माह में 2-2 दौरे। अच्छा, आखिरी बात, ये दूसरा दौरा वहां हो रहा है। अगर वहां हो रहा है तो ये ब्लूमबर्ग भी कह रहा है कि इस वक्त मोदी को पता है कि अगर ट्रंप ने मुलाकात अमेरिका के दौरे पर जो उसको भी मोदी को किया था, अगर फील्ड मार्शल से करवा दी गई तो फिर वजारत उज़्मा मोदी की खत्म हो जाएगी, जिसने ओवर अ कप ऑफ टी जिस दिन फील्ड मार्शल साहब के साथ कर लिया। मुनीज़े, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने। सर, आपसे मैं सवाल ये करना चाहती हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ जो मुआशी जंग का आगाज़ किया है, तो अब आपको क्या लगता है कि भारत के पास क्या कोई दूसरी ऑप्शन मौजूद है या वो खामोश ही रहेगा? और ब्रिक्स में जो भारत की मौजूदगी है, क्या वो उसको ये मौका फराहम करेगी कि वो चीन की तरफ बढ़ जाए या फिर रूस के साथ शराकत दारी कर ले? जी, बहुत शुक्रिया मुझे इन्वाइट करने का। देखिए, यहाँ माहौल एक डिफरेंट है, क्योंकि बहुत अरसे से हिंदुस्तान ने ये कोशिश की थी कि वो वेस्ट को भी और रशिया को भी और अमेरिका को भी अपनी एडवांटेज के लिए ज़ाहिर एंगेज करे।
दुनिया को अब समझ आना शुरू हुई है, क्रेडिबिलिटी इशू आ रहा है, क्योंकि एक तरफ हिंदुस्तान अमेरिका को इंगेज करना चाहता है, दूसरी तरफ ब्रिक्स के साथ ऑब्वियसली उन मुल्कों के साथ कर रहा है जो अमेरिका को जाहिर है पसंद की नज़र से अमेरिका नहीं उनको देखता, जिसमें उस ब्रिक्स में जाहिर है ब्राज़ील है, रशिया है, चाइना है, इंडिया है और साउथ अफ्रीका है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प ये रिपीटेडली कह रहे हैं और ब्रिक्स को वो वार्निंग भी देते हैं कि किसी को अगर अमेरिका को चैलेंज करने की किसी ने कोशिश की तो वो अमेरिका की तरफ से बहुत सख्ती से पेश आएंगे। तो अभी एक्सपोजर एक होता जा रहा है और जाहिर है इस वक्त आपने नोट किया होगा दुनिया इस तरफ जा रही है कि जो मुल्क भी प्रेसिडेंट ट्रम्प के खिलाफ जाते हैं वो हर तरह का हथियार और खास तौर पर इकोनॉमिक टूल बहुत ज्यादा उसके अगेंस्ट और अग्रेसिवली यूज करते हैं। तो मेरा ख्याल है अब इंडिया को चॉइस करनी पड़ेगी कि वो किस ब्लॉक के साथ है, और दिन ब दिन आपको देखा है आपने सूरत हाल सीरियस होती जा रही है। हालांकि ब्रिक्स में रशिया भी है लेकिन वो, क्योंकि चाइना भी है लेकिन वो बड़े मुल्क हैं, उनके साथ अमेरिका की जो इकोनॉमिक टाइज हैं बहुत स्ट्रांग है। और अमेरिका, मैं आजकल यहाँ अमेरिका में ही हूँ कुछ लेक्चर्स के सिलसिले में, तो मैं ये देखता हूँ कि अमेरिकन लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर जो हमारी इंपोर्ट है खास तौर पर चाइना से, वो इतनी ज्यादा है कि उस पर इतना टैरिफ लगाने से इनकी अपनी इकोनॉमी को बहुत बुरी तरह असर पड़ेगा। लेकिन इंडिया के साथ ऐसी क्रिटिकल उनकी एक्सचेंज या ट्रेडिंग नहीं है जिससे वो अगर सैंक्शंस करेंगे तो बहुत ज्यादा यहाँ लाइफ डिस्ट्रक्ट होगी। यहाँ आप किसी होटल में चले जाएं, किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, किसी सुपर स्टोर पे चले जाएं, मुझे लगता है 80 to 90% जो प्रोडक्ट्स है वो चाइना के। तो चाइना को नहीं कन्फ्रंट करते, रशिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, जाहिर है उसको कन्फ्रंट नहीं करते, लेकिन हिंदुस्तान की मुझे लगता है कि जो गुड टाइम है वो खत्म होता नजर आ रहा है और अब जाहिर है उसको पाबंदियों का भी सामना करना पड़ेगा। और आपने नोट किया कि वही जो गुस्सा उनका या नाराजगी है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसमें भी झलकता है। जब वो ये हर दफा कहते हैं कि मैंने जंग बंद कराई थी और चीजें सबूत लेकर आऊंगा कि हिंदुस्तान इस तरह नहीं हमारे साथ बिहेव कर रहा है जिस तरह, तो ये अब नया इंडिया के लिए नॉर्मल शुरू हुआ है। चाइना की तरफ जो आपने टिल्ट किया कि सवाल जाने का है ऑप्शन, उसके पास मेरा नहीं ख्याल चाइना के पास सिर्फ रशिया ऑप्शन है, लेकिन रशिया खुद बुरी तरह जाहिर है जंग में फंसा हुआ है, एंगेज्ड है, और जाहिर है वो उसकी इकोनॉमिकल सूरत हाल नहीं है जो कुछ साल पहले थी जंग शुरू होने से पहले। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। तो मुख्तसर वक्त में ये जो दूसरा दौरा है ये कितनी अहमियत का हामिल है ये तो आप जान ही चुके हैं, और पाकिस्तान की अहमियत को भी, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को भी अब कोई डाउट नहीं है, ना इससे पहले भी नहीं था। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।